हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश की मिट्टियों वाला चैप्टर देखेंगे और इसमें हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में किस किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे पहले हम मिट्टी की परिभाषा ही देखते हैं कि मिट्टी क्या है, मिट्टी कैसे बनती है। तो भूपृष्ठ मतलब पृथ्वी के ऊपर वाली क्रस्ट में मिलने वाली असंगठित पदार्थों की, असंगठित पदार्थ मतलब अलग अलग तरह की पदार्थों की वह ऊपरी परत जो मूल चट्टानों और कार्बनिक पदार्थों के योग से बनी है। ठीक है, चट्टानों से कार्बनिक पदार्थ का इन द सेंस ह्यूमस। ह्यूमस मतलब कि ऐसे पदार्थ जो अब तक सड़ और गल गए हैं, उनसे जो मिट्टी बन गई है उन्हें कहते हैं कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, आगे बढ़ें भाई। ठीक है, देखिए इसमें आता है मृदा में क्या क्या होता है, मृदा का संगठन क्या क्या है। तो हम देखेंगे 5 से 10% तो ह्यूमस होता है। आता है ये क्वेश्चन। ह्यूमस का मतलब कार्बनिक पदार्थ। 40 से 45% खनिज होते हैं। 25% हवा और 25% जल होता है। तो 5 से 10% क्या रहेगा, ह्यूमस रहेगा। 40 से 45% खनिज रहेंगे। ठीक है, 25% हवा और 25% जल रहेगा। क्लियर बात, मृदा में ये रहता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अभी आएगा क्वेश्चन कि जलोढ़ मिट्टी कैसी होती है, कहाँ कहाँ मिलती है। तो लेकिन ये ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यहाँ तो बात क्लियर है। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश की मृदा का अगर हम वर्गीकरण करें तो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार ही देखते हैं। तो 3 भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं पर एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि जैसे मान लो ऐसे करके हमने यूपी का मैप बनाया, ऐसे करके। तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसे तराई एवं भावर क्षेत्र कहते हैं या पर्वतीय क्षेत्र कहेंगे। ये वाला जो पार्ट है ये दक्षिणी पठारी बुंदेलखंडी भाग है। ठीक है, और ये वाला पार्ट पूरा है ना, ये मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था, ये गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है। ठीक है, मध्य मैदानी क्षेत्र ये वाला। तो इन इन तीनों पार्टों में अलग अलग मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो हम इसका वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है, देखो, पर्वत पदीय मृदा मतलब पर्वत प्रदीय मृदा। पर्वतों के नीचे वाली जो पर्वतों, जैसे मान लो उत्तराखंड से ऊपर शिवालिक हिमालय है। ठीक है, तो हमारे जो ये जो पार्ट है वो पर्वत प्रदीय मृदा में आएगा। जैसे पर्वत प्रदीय मृदा कितने पार्ट की होती है, कितने भागों की होती है, 2 भागों की होती है। एक भावर क्षेत्र की मृदा होती है, एक तराई क्षेत्र की मृदा होती है। ये मैंने दोनों आपको पढ़ाए थे, आपको ध्यान करिए। तो पर्वत पदीय मृदा जो है वो 2 तरह की है, एक भावर क्षेत्र की मृदा, एक तराई क्षेत्र की मृदा। अभी मैं इन्हें आगे आगे अलग अलग डिटेल्स में ही पढ़ेंगे कि इसमें कर कैसी मिट्टी होती है, फसल होती है या नहीं होती है तो फिर कौन सी होती है। ठीक है, अब देखिए पहला हो गया पर्वत पदीय मृदा। अब दूसरे नंबर की है मध्य के मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। ठीक, दोआब क्या होते हैं, 2 नदियों के बीच की भूमि। जैसे मान लो ये गंगा है, ये यमुना है, तो इसके 2 नदियों की भूमि दोआब कहते हैं उसे। ठीक है, तो मध्य के मैदानी क्षेत्र, मध्य वाला जो मैंने अभी आपको बताया था, इसमें 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है भाई। सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में 2 कंडीशन होती है, एक खादर मृदा, एक बांगर मृदा। ठीक है, तो कैसी, खादर मृदा और बांगर मृदा। दूसरे पे लवणीय एवं क्षारीय मृदा, लवणीय एवं क्षारीय मृदा। तीसरे पे मरुस्थलीय मृदा। चौथे पे काली मृदा। पांचवें में भूड़ मृदा। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने ये चीज़ें देख रहे हैं कि हमने ये यूपी की जो मृदा है वो किस किस 3 भागों में बांटी थी ना। तो ऊपर वाली देखी थी हमने पर्वत पर दी, बीच वाली देख ली मध्य भाग, और अब नीचे वाला देखेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मृदा या बुंदेलखंडी मृदा मतलब नीचे वाली। तो इसमें कौन कौन सी, लाल मृदा पाई जाएगी, परवा मृदा पाई जाएगी, माण मृदा पाई जाएगी, राकर मृदा पाई जाएगी, मोटा मृदा पाई जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि इनको शुरुआत से देखते हैं कि जैसे शुरुआत में पर्वत पदीय मृदा थी तो उसमें 2 तरीका थी, एक भावर की मृदा, एक तराई की मृदा। तो उनके बारे में दोनों को देखते हैं। उसके बाद फिर मध्य मैदानी क्षेत्र के बारे में देखेंगे। उसके बाद फिर ये दक्षिण के पठारी क्षेत्र के बारे में देखेंगे। तो भाई ठीक है ना, देखिए तो शुरू करते हैं भाई। पर्वत पदीय मृदा, तो सबसे पहले मैंने बताया था भावर क्षेत्र की मृदा होगी, दूसरी तराई क्षेत्र की मृदा होगी। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे भावर क्षेत्र की मृदा को देखेंगे। तो भावर क्षेत्र की मृदा यह सहारनपुर एवं बिजनौर जनपदों के उत्तरी भागों में पश्चिम से पूर्व की ओर है। सहारनपुर और बिजनौर, मैंने यूपी का मैप दिखाया था आपको शुरुआती पीछे वाली वीडियो में, तो आप यहाँ से समझ सकते हो।
तो सहारनपुर और बिजनौर के जो उत्तरी भाग हैं उसमें पश्चिम से पूरब की ओर मिलती है यह क्षेत्र हिमालय नदियों की भारी निक्षेपों से, जो हिमालय की जो नदियां हैं उनके जो भारी बड़े बड़े निक्षेप हैं उनसे निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी कंकड़ों, पत्थरों तथा मोटे बलुओं से निर्मित है। तो क्वेश्चन आता है किस क्षेत्र में कंकड़ पत्थरों की मिट्टी पाई जाती है, मोटे बलुआ पत्थर पाए जाते हैं? तो भावर क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। इस क्षेत्र में कृषि जो है, कृषि असंभव है। तो यहाँ पे कृषि क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वहाँ पे कैसे बड़े बड़े पत्थर हैं। अब ये बताइए, ऐसे करके ये भावरी क्षेत्र तो होता है, इसके नीचे होके पानी जा रहा है, तो यहाँ पे क्या कृषि कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते भाई, पत्थरों में कैसी कृषि हो जाएगी। यहाँ ज़्यादातर झाड़ियाँ मिलती हैं और वन पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ मायका युक्त बालू पत्थर तथा कॉग्लोमरेटस होते हैं। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे कहाँ पे सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ और वन पाए जाते हैं? तो आप कहोगे सर भावर क्षेत्र में पाए जाते हैं, और मायका युक्त बालू पत्थर और कॉग्लोमरेटस पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला वाला क्लियर है, भावर क्षेत्र क्लियर है भाई। और दूसरे पे आ जाते हैं तराई, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ ये भावर और तराई दोनों। मान लो ऐसे करके यूपी था, तो ये वाला पूरा पार्ट था ये। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला पार्ट है, ये हो गया भावर, और ये नीचे वाला जो है ये तराई क्षेत्र है। लेकिन भावर क्षेत्र में पत्थरों के नीचे पानी दब जाता है, नदियाँ दब जाती हैं। लेकिन ये तराई क्षेत्र में यहाँ पे समतल मैदान आ जाता है, तो यहाँ पर नदी दिखने लग जाती है। किसमें? तराई क्षेत्र में। ठीक है ना, तो यहाँ पे दलदली मिट्टी पाई जाएगी और जिसमें नमी होगी। तो दूसरे नंबर पे देखते हैं तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र की मृदा कैसी होती है? यह महीन मतलब छोटे छोटे कणों के निक्षेपों से निर्मित तराई क्षेत्र की मृदा समतल, दलदली तथा नम और उपजाऊ होती है। इस मृदा में गन्ना और धान की पैदावार अच्छी होती है। तो तराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्या होता है? गन्ना और धान होता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ तथा जिंक का अभाव रहता है। मतलब ये कि इसमें कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस नहीं मिलता है और जिंक नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन आता है कि किस क्षेत्र की मृदा में कार्बनिक पदार्थ और जिंक का अभाव रहता है? तो आप कहोगे सर तराई क्षेत्र की मृदा में जिंक और कार्बनिक पदार्थ का अभाव रहता है। यहाँ तक बात क्रिस्टल क्लियर हुई होगी आपकी। ठीक है, आगे बढ़ें भाई। अब आगे हम मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदा। तो मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदा में हम देखेंगे सबसे पहले जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा दो तरीके की है, खादर मृदा और बांगर मृदा। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर लवणीय तथा क्षारीय मृदा, तीसरे नंबर पर मरुस्थलीय मृदा, चौथे पे काली मृदा और पांचवें पे भूड़ मृदा। ठीक है, इन सबको देखते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सी देखेंगे? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा देखते हैं भाई। तो बेटा जलोढ़ मृदा में हम देखेंगे खादर मृदा और बांगर मृदा। कि ये कहाँ मिलती है, कैसी होती है, इसकी क्या संरचना कैसी होती है। तो खादर मृदा देखते हैं। इसको कछारीय या नवीन जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। ऐसी मृदा जो नदियों द्वारा प्रत्येक बाढ़ के साथ परिवर्तित होती रहती है उसे खादर मृदा कहते हैं। मतलब कि जैसे मान लो ऐसे करके नदी आ रही है और नदी में बाढ़ आ गई, तो बाढ़ ऐसे करके पानी दोनों तरफ फैलाएगी। ठीक है, फैलाएगी। और प्रत्येक वर्ष अगर बाढ़ आ रही है तो यहाँ पे प्रत्येक वर्ष जो है इस क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष मिट्टी क्या नवीन आएगी नहीं आएगी, नई मिट्टी बनेगी ना बनेगी। तो ये हो गया खादर मृदा। और यहाँ पे मान लो तो ये बताइए यहाँ पर इधर की तरफ क्या पानी पहुँच पाएगा? यहाँ पे ऊंचा क्षेत्र है, यहाँ पे भी ऊंचा क्षेत्र है। तो ये यहाँ जहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा है उसे कहते हैं बांगर मृदा या बांगर क्षेत्र। ये जो पानी भी नहीं पहुँच पा रहा है और यहाँ पे इस नदी का पानी हर साल पहुँच रहा है यहाँ पे, इसे कहेंगे हम खादर क्षेत्र। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक बाढ़ के साथ परिवर्तित होती रहती है, देखो यहाँ पे कह रहा है, उसे खादर मृदा कहते हैं। यह हल्की भूरे रंग की, कैसी हल्की भूरे रंग की छिद्र युक्त महीन कणों वाली होती है। यह यह बांगर यह बांगर की अपेक्षा, जो खादर है ना वो बांगर की अपेक्षा अधिक जल धारण करने की क्षमता वाली और अधिक उर्वरा शक्ति वाली होती है। मतलब
जल ज़्यादा धारण कर सकती है और अधिक उर्वरा शक्ति होती है, मतलब ताकतवर ज़्यादा होती है, इसमें फसल अच्छी होती है। इस मृदा में चूना, पोटास, मैग्नीशियम तत्वों की मात्रा अधिक होती है। तो क्वेश्चन आता है भाई कि किस तरह की मृदा में चूना, पोटास और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है, ये ध्यान रखना है। तो कैसी? खादर मृदा में। इसे बलुआ, सिल्ट बलुआ, दोमट, मट्यार या मट्यार दोमट आदि नामों से जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में इधर, पूर्वी भाग में इधर और उत्तर पूर्वी भाग में इधर यहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो पश्चिमी, पूर्वी और उत्तर पूर्वी भागों में पाई जाती है, यहाँ ध्यान रखना है। आगे बढ़ें, ठीक है। देखिए बांगर मृदा, अब कौन से नंबर पे आ गई? दूसरी बांगर मृदा। देखते हैं हम, जलोढ़ में ही चल रही है। जलोढ़ में दो तरह की जलोढ़ है, खादर मृदा और बांगर मृदा। बताइए खादर मृदा कौन सी थी? जो हर साल बाढ़ के द्वारा पर्वतित हो रही थी। और बांगर मृदा कौन सी है? जो जहाँ पे बाढ़ का पानी पहुँच ही नहीं पा रहा है, बहुत समय पहले आया था अब लेकिन नहीं आ रहा है। वह क्षेत्र जहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है, वहाँ की मृदा को बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। इसे उपरहार मृदा या दोमट या मटेहार या बलुई दोमट या मट्यार दोमट आदि नामों से जानते हैं। इसे ध्यान रखना भाई, थोड़ा सा उपरहार ये आ जाता है, नाम से जानते हैं। आदि काल से निरंतर कृषि उपयोग में आने के कारण बहुत समय पहले से लगातार इसमें कृषि हो रही है, कारण इसकी उर्वरक क्षमता, उर्वरक शक्ति जो है वो क्षीण हो गई है, मतलब फसल की पैदावार करने की शक्ति क्षीण हो गई है और अधिक मात्रा में खाद देने की ज़रूरत पड़ती है। भाई खाद ज़्यादा देंगे तभी होगी यहाँ फसल। ठीक है, इस मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। तो कौन सी मृदा में बताओ? तो ये आप कहोगे सर बांगर मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। ठीक है, अब नंबर 2 पे आया था, देखिए लवणीय तथा क्षारीय मृदा। ये कौन से में चल रहा है? हम पहले ये देखते हैं हमने क्या क्या देखा। तो आप कहोगे सर पर्वत पदीय मृदा में हमने 2 तरीका की मिट्टी देखी, भावर मृदा और तराई मृदा। नंबर 2 पे जो मध्य के मैदानी क्षेत्र आए थे, इसमें हमने सबसे पहले जलोढ़ देखी थी। जलोढ़ के 2 पार्ट देख लिए हमने, खादर और बांगर। अब नंबर 2 पे आ गई हमारी लवणीय एवं क्षारीय मृदा। तो प्रदेश में बांगर मृदा वाली क्षेत्र कम उपजाऊ होने के कारण, ठीक है, किसानों की भूमि में अधिक क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग, मतलब जो भूमि जब कम उपजाई है तो उसमें अधिक उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है भाई। ठीक है, और अच्छी जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है। ठीक है भैया, लवण युक्त जल से सिंचाई के कारण लवण युक्त जल है, मान लो चलो ठीक है सिंचाई की व्यवस्था है तो, लेकिन कैसा जल है? लवण युक्त जल है, खारी जल है, के कारण 10% भूमि ऊसर हो चुकी है। ऊसर मतलब बंजर हो चुकी है, जो अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, ठीक है, जौनपुर, प्रयागराज आदि जिलों में पाई जाती है। यहाँ पे ये आज नहीं है, ये आदि है, आदि जिलों में पाई जाती है। ऊसर भूमि को, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊसर भूमि को रेह, कल्लर और बंजर नाम से जानते हैं। ऊसर भूमि लवणीय ऊसर भूमि तथा क्षारीय ऊसर भूमि होती है। अच्छा, ऊसर भूमि भी 2 टाइप की बन जाती है, एक लवणीय ऊसर भूमि और क्षारीय ऊसर भूमि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भैया जो लवणीय ऊसर भूमि के लवण अधिकांश सोडियम, पोटेशियम, सल्फेट, कैल्शियम के बने होते हैं।
सोडियम, पोटेशियम सल्फेट और कैल्शियम के बने होते हैं, जो भूमि की ऊपरी परत पर सफ़ेद परत के रूप में देखे जाते हैं। कि कौन सी परत के रूप में? सफ़ेद परत के रूप में देखे जाते हैं। इनका पीएच 8.5, इनका जो पीएच है वो 8.5 से कम होता है। तो भाई ये जो हमने देखी है लवणीय, उसमें क्या देखा है हमने? इनका पीएच मान 8.5 से कम होता है। अब हम देखते हैं क्षारीय। क्षारीय ऊसर भूमि की सतह सोडियम लवणों के कारण काली हो जाती है। कैसी हो जाती है? काली। जिसका पीएच मान 8.5 से ज़्यादा होता है। ठीक है। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आता है भाई, जो मिट्टी में खारापन और क्षारीयता आ जाती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है दूर करने के लिए? जिप्सम का। जिप्सम मृदा की कठोर परत बनने से रोकता है। जिप्सम जो है मृदा की कठोर परत को बनने से रोकता है। तो खारी और क्षारीय दोनों मृदा में जो समस्याएं हैं उसे कौन दूर कर सकता है? जिप्सम कर सकता है। तो मिट्टी का आदर्श पीएच मान 6 से 7 होना चाहिए। मतलब सामान्य फसलों के लिए 6 से 7 पीएच मान होना चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। और नंबर 3 पे आते हैं, मरुस्थलीय मृदा। यह मृदा शुष्क एवं आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में, मतलब ज़्यादा ही शुष्क हैं और उससे थोड़े से हल्के ठंडे, जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में पाई जाती है। शुष्क एवं आर्द्र शुष्क में पाई जाती है। और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में मरुस्थलीय मृदा मथुरा, आगरा, अलीगढ़ में यह मृदा पाई जाती है। इसमें लवण व फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। इसमें लवण और फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है, जबकि जीवाश्म पदार्थ और नाइट्रोजन की कमी होती है। मरुस्थलीय मृदा में किसकी कमी होती है? जीवाश्म पदार्थ और नाइट्रोजन की कमी होती है। आप बताओगे कमेंट बॉक्स में जीवाश्म पदार्थ किसे कहते हैं। इस मृदा में मुख्य रूप से मोटे अनाज की खेती की जाती है। तो मरुस्थलीय मृदा में कैसे अनाज की खेती की जाती है भाई? मोटे अनाज की खेती की जाती है। अब अगले पागे काली मृदा। अभी हम दूसरे वाले में ही चल रहे हैं। पहले वाला जो पर्वतीय मृदा थी, दूसरे पे मध्य वाली जो है इसी में चल रहे हैं। उसके बाद बुंदेलखंड वाला आएगा। ठीक है। तो काली मृदा लौह तत्व एवं जीवाश्म की अधिकता के कारण इसका रंग काला होता है। इसका रंग काला होता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में कहीं कहीं काली मृदा पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में करेल, मार या कपास मृदा कहते हैं। क्वेश्चन आता है, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मृदा अच्छी होती है? तो काली मृदा। मार मृदा बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी, ललितपुर और बांदा जिलों में पाई जाती है। ठीक है भाई। ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। तो यहाँ पे झांसी है, ललितपुर और बांदा इस जिलों में पाई जाती है। क्या आप कहोगे सर काली मृदा पाई जाती है यहाँ पे? यहाँ तो बात क्लियर। ठीक है। आगे देखते हैं भूड़ मृदा। भूड़ मृदा भाई गंगा, यमुना व उनकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में बहुत पहले से निर्मित बलुई मिट्टी के 10 से 20 फीट ऊंचे टीलों को भूड़ कहा जाता है। यह मृदा हल्की दोमट बलुई होती है। गंगा, यमुना और उनके सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में, ठीक है, मान लो ऐसे करके ये गंगा यमुना का दुआब है और यहाँ पे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे 10-10, 20-20 फीट के टीले बन जाएं, उसे भूड़ मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूड़ मृदा। ठीक है। देखिए नंबर अब 3 पे आ गए हम। दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मृदा या बुंदेलखंडी मृदा। तो इसमें सबसे पहले हम लाल मृदा देखेंगे, दूसरे नंबर पे हम परवा मृदा देखेंगे,
तीसरे पे माड़ मृदा, चौथे पे राकर, पांचवें पे भोंटा मृदा देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़े भाई। देखिए भाई, लाल मृदा, यह मृदा दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जैसे जिलों में पाई जाती है। इसका निर्माण बालूमय लाल विंध्य चट्टानों के टूटने से हुआ है। तो लाल मृदा कहाँ पाई जाती है? प्रयागराज के दक्षिण में, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली में पाई जाती है। इसका निर्माण बालूमय लाल विंध्य चट्टानों के टूटने से हुआ है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और चूना की कमी होती है। किसकी कमी होती है भाई? चूना की कमी होती है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, ये इम्पोर्टेंट है। इस मृदा वाले क्षेत्र में दलहन और तिलहन की खेती की जाती है। जिससे तेल निकाला जाए उसे तिलहन कहते हैं, तो दलहन तो आप जानते ही हो। यहाँ तक बात क्लियर है ना? तो लाल मृदा कहाँ कहाँ पाई जाएगी? दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जिलों में पाई जाती है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और चूना की कमी होती है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ये किस फसल के लिए उपयोगी है? दलहन और तिलहन के लिए लाल मृदा। ठीक है, आगे देखते हैं। पड़वा मृदा या पड़वा मृदा कहते हैं। इस मृदा को पड़वा मृदा भी कहा जाता है, जो हमीरपुर, जालौन और यमुना की तटीय क्षेत्र विशेषकर बीहड़ों में पाई जाती है। तो बीहड़ों में ज़्यादा पाई जाती है पड़वा मिट्टी। यह हल्की लाल भूरे रंग की बलुई दोमट मृदा है। इसमें जैविक तत्वों की कमी होती है भाई। ठीक है, इस मृदा में ज्वार जो खरीफ की फसल है और चना जो रबी की फसल उगाई जाती हैं। ठीक है, इससे पीछे वाली में कौन कौन सी फसल थी ये भी आपको बताना है मुझे। आगे पे आगे माड़ मृदा। कौन सी मृदा? माड़ मृदा। तो देखते हैं भैया माड़ मृदा कौन सी मृदा है। माड़ मृदा, इसका रंग काली या रेगुर मृदा के समान चिकना व काला होता है। इसमें सिलिकेट, लोहा और एल्युमिनियम पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो कौन सी मृदा में सिलिकेट, लोहा और एल्युमिनियम पाया जाता है? तो माड़ मृदा में। जल बहुत कम मात्रा में होता है। जल पाने पर यह मृदा गोंद के समान चिपचिपी हो जाती है। जो बता गोंद के समान चिपचिपी है जावे तो में खेती होगी बहुत मुश्किल है। गोंद के समान चिपचिपी हो जाती है। यह मृदा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों बागपत, शामली, हापुड़ में पाई जाती है। तो क्वेश्चन आ जाता है माड़ मृदा कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। ठीक है, बागपत, शामली और हापुड़ में पाई जाती है। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। आगे वाली है बेटा राकर मृदा। यह लाल भूले रंग की दानेदार मृदा होती है, जो सामान्यतः ढलान पर या ढालों पर पाई जाती है ना? स्लोप, ढालों पर पाई जाती है। इसमें तिल, खरीफ की फसल और चने रबी की फसल की जाती है। भाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कौन सी मृदा सामान्यतः ढालों पर पाई जाती है? तो कौन सी है? राकर मृदा पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे वाली आ गई भोंटा मृदा। भोंटा मृदा, इसका निर्माण विंध्य श्रेणी की चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। रंग में कुछ लालिमा लिए होती है। कैसी लालिमा? इस मिट्टी में मोटे अनाज की खेती की जाती है। कैसे? मोटे अनाज, मोटे अनाज की खेती की जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुशीनगर जिले की मिट्टी को स्थानीय भाषा में भाट कहा जाता है। ठीक है, जाता है जो मोटे अनाज की खेती के लिए उपयुक्त है। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कहाँ पर मिट्टी को भाट कहा जाता है? तो कुशीनगर जिले में। यहाँ तक बात क्लियर? ठीक है, देखो भाई मृदा का जो अपरदन है अब हम इसे देखते हैं।
तो मृदा का अपरदन कैसे कैसे होता है, एक जल से होता है और एक वायु के साथ। मृदा देखिए, तो मृदा का अपरदन देखते हैं, जल और वायु के साथ मृदा के कटने, उसके बाद फिर बहने अथवा उड़ने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। यहाँ तो बात क्लियर है, ठीक है। पहले तो कट जावे, फिर बह जावे या फिर उड़ जावे, वही जो प्रक्रिया पूरी है उसे मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। उत्तर प्रदेश में मृदा का अपरदन दो प्रकार से होता है, एक जलीय अपरदन और दूसरा वायु अपरदन। ठीक है, तो रेंगती हुई मृत्यु किसे कहते हैं? मृदा अपरदन को कहते हैं। मृदा का अपरदन दो तरीके से है, एक जलीय तरीके से और वायु तरीके से। ठीक है, तो दोनों देखते हैं हम। सबसे पहले जलीय अपरदन देखेंगे। बेटा जलीय अपरदन देखते हैं। यह अपरदन मुख्यतः पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में होता है, क्योंकि वहाँ पे पानी वही ज़्यादा आता है। ऐसे करके मान लो, तो ये तो तराई भावर हो गया और ये दक्षिणी हो गया, तो ये पूर्वी भाग इधर वाला है यूपी का। ठीक है, क्लियर है ना? पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जलीय अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हिमालय का तराई क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र? तराई क्षेत्र। भाई तराई तो होगा ही, कि यहाँ से जो भावर से जब नदियाँ निकलेंगी तो तराई में ही तो आएंगी सबसे ज़्यादा। ठीक है, यहाँ तो बात क्लियर है। ठीक है, मृदा के जलीय अपरदन से लगभग संपूर्ण प्रदेश प्रभावित रहता है। मतलब ये जलीय अपरदन फिर तो ज़्यादा हो रहा है भाई। ठीक है, जबकि वायु अपरदन कुछ ही क्षेत्रों में होता है। तो जलीय अपरदन से पूरा प्रदेश ही प्रभावित है, लेकिन वायु अपरदन से थोड़ा कम है। जलीय अपरदन के मुख्यतः दो रूप होते हैं, एक परत अपरदन, एक अवनालिका अपरदन। तो भाई दोनों को हम देखते हैं, पढ़ते हैं। देखिए परत अपरदन देखते हैं, जलीय अपरदन का ये भाग है। तो यह समतल खेतों में बहुत ही सूक्ष्म तरीके से होता है, जिसे किसान समझ नहीं पाता और खेत की उर्वरकता कम होती रहती है, इसलिए इसे किसान की मौत कहते हैं। तो किसान की मौत किसे कहते हैं भाई? तो परत अपरदन को कहते हैं। मान लो ऐसे करके है, ये ऊंचा खेत है यहाँ और कोई एक ये नीचा है, तो यहाँ से जब बारिश पड़ेगी तो यहाँ से इधर पानी आएगा नहीं आएगा? आएगा, धीमे धीमे आ जाएगा। तो इसकी जो परत है वो जो उर्वरक शक्ति वाली वो थोड़ा कम हो जाएगी और इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो किसान की मौत परत अपरदन को कहा जाता है, जो जलीय अपरदन का भाग है। आगे बढ़े भाई, आगे अवनालिका अपरदन। चंबल नदी क्षेत्र में यह सर्वाधिक होता है, जिसमें उत्तर प्रदेश का इटावा जिला विशेष रूप से प्रभावित है। इसके कारण आगरा, इटावा और जालौन में बीहड़ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भैया? बीहड़ पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है अवनालिका अपरदन से? तो आप कहोगे सर इटावा है। ठीक है, और भी हैं, आगरा भी है, जालौन भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इटावा ही प्रभावित है। ठीक है भाई, दूसरे नंबर पे आ गए भाई हम। अब वायु अपरदन देखते हैं। अब एक था जलीय अपरदन, जलीय अपरदन के हमने दो देख लिए, परत अपरदन और अवनालिका अपरदन। अब दूसरा देखते हैं हम वायु अपरदन। वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिला मथुरा, आगरा एवं इटावा है। इससे दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश की 3200 एकड़ कृषि योग्य भूमि का प्रतिवर्ष विनाश हो रहा है भाई। वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले मथुरा, आगरा और इटावा हैं। और दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश किधर है? दक्षिण पश्चिम, आप कहोगे सर इधर वाला जो है। ठीक है ना, तो सर्वाधिक प्रभावित हैं ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, प्रतिवर्ष कितने एकड़ भूमि? 3200 एकड़ भूमि प्रतिवर्ष विनाश हो रही है इससे। ठीक है, देखिए अब हम इस पे क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। किस मृदा अपरदन के द्वारा प्रदेश में किस मृदा अपरदन के द्वारा प्रदेश में बीहड़ का निर्माण हुआ है? तो आप कहोगे सर कौन सा है? अवनालिका अपरदन, इससे हुआ है
बीहड़ का निर्माण। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन है, खादर और बांगर निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी है? तो आप कहोगे सर आपने बताया था जलोढ़ मिट्टी दो तरीके की है, खादर और बांगर, इनमें आपको अंतर बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो ये खादर प्रतिवर्ष नई मिट्टी होती है, ये बांगर बहुत पुरानी होती है, इसी से फिर ऊसर बन जाती है, इसमें से कुछ पार्ट। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन है कि लाल मृदा कहाँ पाई जाती है? तो आप देखिए मैदानों में, तराई क्षेत्र में, बुंदेलखंड में, गिरिपाद क्षेत्र में। तो आप कहोगे सर बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है लाल मृदा। ठीक है, आगे बढ़ते। प्रदेश में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो आप बताइए सर्वाधिक प्रभाव वायु अपरदन से। मैंने बताया था आपको मथुरा आगरा और ये थी, तो मथुरा आगरा किधर आते हैं? पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है ना, ठीक है। प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा अवनालिका अपरदन से कौन सा प्रभावित था? तो आप कहोगे सर इटावा था, इटावा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं भाई। उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? भावर क्षेत्र में सबसे ऊपर वाला। तो आप कहोगे सर कंकड़ीली और पथरीली, कंकड़ की और पथरीली जमीन थी उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में। ठीक है ना, बताया था मैंने आपको, और उम्मीद है ये चीज़ें आपको याद भी हो रही होंगी। सामान्य फसल उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए पीएच मान? 6 से 7 के बीच होना चाहिए, ये शायद मैंने आपको बताया भी था उसमें। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बताइए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आप कहोगे सर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, आपने बताया भी था पहले इस क्वेश्चन में। देखिए उत्तर प्रदेश के किस भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के किस भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? ध्यान करिए कौन सी में थी? तो पश्चिमी भाग में थी। बताया था नहीं बताया था आपको मैंने? ठीक है। किस मृदा में पोटास एवं चूना की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? पोटास और चूना की मात्रा किस में पाई जाती है? किस मृदा में? जलोढ़ मृदा में, बताया था आपको मैंने। तो ये राकर मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त है? राकर मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो भाई मैंने आपको बताया था राकर मृदा के लिए तिल, तिल तिल राकर मृदा के लिए उपयुक्त है। ठीक है। किस मृदा में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? किस मृदा में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? का आप कहोगे सर नई जलोढ़ मृदा में। नई जलोढ़ मृदा को ही हम कहते हैं खादर, खादर मृदा, खादर कहते हैं ना, कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है ना? ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा, ये ऑप्शन राइट है, नवीन जलोढ़ मृदा। ठीक है भाई। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का अपरदन अधिक होता है? सबसे ज़्यादा अपरदन बताइए कौन सा होता है? जलीय अपरदन। पूरे उत्तर प्रदेश में ही ज़्यादातर होता है, और लेकिन सबसे ज़्यादा तराई क्षेत्र में। अब मैंने आपको हिमालय के तराई क्षेत्र में होता है, बताया था नहीं बताया था? किस प्रकार के अपरदन को किसान की मौत कहा जाता है? किस प्रकार के अपरदन को किसान की मौत? परत अपरदन, क्योंकि इससे पता ही नहीं चलता किसान की परत कब एक खेत से दूसरे खेत में या एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, तो इसे परत अपरदन कहते हैं किसान की मौत में। ठीक है। वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से हैं? हाँ भाई, वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले आप कहोगे सर एक तो मथुरा था और आगरा, बी और सी। एक और था, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि वायु अपरदन से और कौन सा जिला था इसके साथ, मैंने बताया था आपको। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, मतलब मिट्टी का कटाव कैसे रोक सकते हैं, एक बात बताइए। आप कहोगे सर ज़्यादा चराई करा के, मतलब पशुओं को चरा कर, मतलब मान लो एक खेत है उसमें आपने 50 पशु छोड़ दिए, तो क्या आपकी मिट्टी का कटाव रुकेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। वनस्पति उन्मूलन के द्वारा, पेड़ पौधों के काटने के द्वारा, आप कहोगे सर ये भी गलत है। तीसरा नंबर है वन रोपण के द्वारा, वन लगाने से, बिल्कुल यही सही है भाई। चौथा फिर देखने की ज़रूरत ही नहीं है।
वैसे 25 संख्या में वृद्धि करके मृदा अपरदन कैसे रुक सकता है? पेड़ पौधे लगाकर मृदा का अपरदन रुक सकता है। देखिए, मिट्टी में खारापन या क्षारीयता की समस्या का समाधान है। बताइए, मिट्टी में जो खारापन है उसकी क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? तो मैंने आपको बताया था, अगर खेतों में खारापन है या क्षारीयता है तो खेतों में आप जिप्सम का प्रयोग कीजिए। जिप्सम मिट्टी को कठोर होने से रोकती है, मिट्टी की जो परत है उसे कठोर होने से रोकती है। बताया था नहीं बताया था? दक्षिण के पठारी क्षेत्र की मृदा को कितने भागों में बांटा गया था? आप बताइए कितने भागों में बताया था मैंने आपको? आप कहोगे सर 5 भागों में बताया था आपने। कितने में बताया था भैया मैंने? 5 भागों में बताया था आपने, ठीक है। रेगुर के नाम से किस मृदा को जाना जाता है? रेगुर मृदा के नाम से किसे जाना जाता है? आप कहोगे सर काली मिट्टी को रेगुर मृदा कहते थे, ठीक है। बताइए, भोंटा मृदा, भोंटा मृदा में किस फसल की खेती की जाती है? बताइए किस फसल की? मोटे अनाज की खेती की जाती है। भोंटा मृदा में किस फसल की खेती की जाती है? मोटे अनाजों की खेती की जाती है, ठीक है। मोटे अनाज कौन कौन से हैं आपके? चना है, जो मोटे अनाज है, ठीक है। चना मोटे अनाजों में ही आता है आपका, बाजरा ऐसे मोटे अनाजों में ही आते हैं, ठीक है। कपासी मृदा कौन सी है जिसमें कपास अच्छे से होती है? तो आप कहोगे सर काली मृदा में कपास अच्छे से होती है, ये आपने कई बार बताया था मुझे जब। क्लियर है ना? निम्नलिखित में से लाल मृदा किस जिले में पाई जाती है? बताइए आप। सबसे पहला ऑप्शन है अलीगढ़, दूसरा है आपका मिर्ज़ापुर, तीसरा सोनभद्र और चौथा सोनभद्र मिर्ज़ापुर दोनों। तो आप कहोगे सर दोनों में ही पाई जाती है, ठीक है। लाल मृदा और किस किस में पाई जाती है ये भी आपको कमेंट में बताना है। तो इसका आंसर कौन सा है? डी वाला राइट आंसर है भाई, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से भूमि के ऊसर होने के कारण क्या कौन से हैं? ऊसर मतलब बंजर होने के कारण कौन कौन से हैं? जल निकासी का उचित प्रबंधन न होना, मतलब जल की निकासी की व्यवस्था नहीं है। लवण युक्त जल से सिंचाई होना, ठीक है। क्षारीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग, सर आपने ये बताया था कि उर्वरकों का लगातार प्रयोग हो रहा है, लवण युक्त खारे पानी से सिंचाई हो रही है और जल निकासी का उचित प्रबंधन नहीं है। तो ये तो सभी ऑप्शन ही सही हैं भाई, ठीक है ना। बिल्कुल राइट आंसर डी है इसका। देखिए, मृदा संगठन की दृष्टि से मृदा में ह्यूमस अथवा कार्बनिक पदार्थों का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो आपको मैंने बताया था आपको ह्यूमस कितने प्रतिशत मिलता है, तो आप कहोगे 5 से 10% ह्यूमस पाया जाता है मृदा के संगठन में। तो आपको मैंने मिट्टी वाला टॉपिक कराया है भाई, इसके नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।